स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मानव शरीर संरचना की, तो मानव शरीर संरचना में हम लोगों को किन किन टॉपिक को पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, चलिए देख लेते हैं। हमारा आज जो पढ़ना है हमको वो है मानव शरीर और संरचना। सबसे पहले देख लेते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है, उसकी संरचना में मेनली हमको पढ़ना क्या है। तो मानव शरीर की बात करें तो हमारा जो शरीर है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मुख्यतः क्या है? कोशिका है। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाओं से मिलकर क्या बने होते हैं? ऊतक बनते हैं। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है या कार्यात्मक इकाई है। कोशिकाओं से ऊतक बने होते हैं, ऊतक से क्या बने होते हैं? अंग बनते हैं, अंग से बनता है तंत्र, और तंत्र से हमारा मानव शरीर बन जाता है। यानी बात करें हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तो यहाँ पर हम विभिन्न तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आज हम स्टार्टिंग करेंगे पाचन तंत्र। काफी डिटेल पढ़ाऊंगी। जो बच्चे एमपीसीएट का जिनका एग्जाम है अभी, ठीक है, 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक। बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के रूप में ग्रहण किए गए, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए, ठीक है, जटिल पदार्थ जो हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उनको अवशोषण योग्य सरल पदार्थ में बदलने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? हमारा पाचन कहलाती है। पाचन क्या है? तंत्र नहीं देख रहे हैं, पाचन देख रहे हैं। पाचन क्या है? भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा जिसको हम फैट भी कहते हैं, और प्रोटीन मुख्यतः, ठीक है। बाकी हम जल, विटामिन वगैरह भी लेते हैं, लेकिन यहाँ हम पाचन इनका देखेंगे। तो भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जो जटिल भोज्य पदार्थ है उनको सरल रूप में, कैसा रूप? अवशोषण योग्य रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। और पाचन की क्रिया में जो अंग सहायक होते हैं उनसे बना होता है एक तंत्र जिसे कहते हैं हम लोग पाचन तंत्र, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा पाचन तंत्र है, ठीक है। पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख अंग आते हैं? तो पाचन तंत्र जो हमारा है मुख्यतः 2 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन सी 2 चीजें होती हैं? हमारा पाचन तंत्र मुख्यतः 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है ग्रंथियां, ठीक है, क्या होते हैं? ग्रंथियां। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आहार नाल। इसे क्या बोलते हैं? आहार नाल, ठीक है। एक एक करके ग्रंथियां देखेंगे। ग्रंथियां अगर जो है पाचन संबंधित कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे मुख में। तो मुख में लार ग्रंथि उपस्थित होती है जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका स्त्राव क्या होता है? लार यानी सलाइवा होता है। दूसरी प्रकार की ग्रंथियां जिसे हम भोजन पाचन से संबंधित ही है सारी, ठीक है, जैसे कि हम किसके? गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्रंथियां बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे आमाशय में पाई जाती है, ठीक है। और इनसे क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी कि गैस्ट्रिक रस निकलता है, ठीक है। अगली ग्रंथि जो हम पढ़ेंगे डिटेल में वो है हमारी लिवर, जिसे कि हम यकृत के नाम से जानते हैं। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लिवर द्वारा क्या निकलता है? लिवर द्वारा निकलता है पित्त रस। क्या निकलता है? पित्त रस, जिसे बाइल जूस भी बोलते हैं, ठीक है, पित्त रस। ये पढ़ना है हमको। इसके बाद हम अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय, ठीक है, पेंक्रियास, ये भी एक ग्रंथि है और इससे क्या निकलता है? ये जो पेंक्रियास है, ठीक है, ये अगर बात करें हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि, ये भी मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी भी ग्रंथि है, ठीक है। पेंक्रियास जो है इसके द्वारा हार्मोन भी निकलते हैं और क्या निकलते हैं? एंजाइम भी निकलते हैं, ठीक। तो पाचन से संबंधित हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम निकल रहे हैं, ये देख लेंगे, ठीक। इसके बाद बात करें, ये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कुछ आंतरिक ग्रंथियां भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हमारे आंत्र में ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, आंतरिक ग्रंथियां बोलते हैं उनको, आंतरिक ग्रंथियां, ठीक है। ब्रूनर्स वगैरह ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ये देखेंगे हम। ये हमको देखना है ग्रंथियों के बारे में। और आहार नाल में हम अगर देखें तो हमारी जो आहार नाल होती है लगभग 10 से 12 या 9-10 मीटर लंबी एक नली होती है, ठीक है।
जिसकी स्टार्टिंग अगर बात करें तो कहाँ से होती है, मुख गुहा से शुरू होकर, ठीक है, मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है, मलाशय, मलाशय पर समाप्त होती है। और मलाशय की ओपनिंग क्या कहलाती है, मलद्वार कहलाती है, ठीक है। यानी रेक्टम, बक्कल कैविटी से रेक्टम एंड रेक्टम की ओपनिंग एनल ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये हमको एक एक करके पढ़ना है, काफी एक ही आज एक पूरे वीडियो में ही सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक। तो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले आहार नाल से। तो आहार नाल अगर देखें, हमने क्या देखा, पाचन वह क्रिया है, एक पाचन एक कैसी क्रिया है, सबसे पहले बता दूं आपको, कभी के प्रश्न पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक। पाचन एक यांत्रिक और रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, यांत्रिक और एक रासायनिक क्रिया है। यांत्रिक क्यों है, यांत्रिक इसलिए है क्योंकि हम दांतों से अपने भोजन को मुख में चबाते हैं, ठीक है। रासायनिक इसलिए है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है वो भोजन में मिलते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। तो पाचन क्या है, यांत्रिक और एक रासायनिक क्रिया है, ओके। अब हम देख लेते हैं, ठीक है। पाचन हमने देखा कि पाचन जो है वो एक 9 से या 10 से 12 मीटर हम देख लेते हैं औसत, एक लंबी नली में संपन्न होता है क्रियाविधि, जैसे हम बोलते हैं आहार नाल। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या हम देख रहे थे, पाचन, पाचन जो है उसमें महत्वपूर्ण दो, ठीक है, हमको बातें याद रखनी है। क्या, एक तो ग्रंथियां, हमारे पाचन से संबंधित कुछ ग्रंथियां होती हैं। दूसरा क्या, हमारे पाचन तंत्र जो होता है उसमें ग्रंथियां आती हैं, और फिर हमारी आहार नाल आती है। दोनों ही पढ़ना है, पहले आहार नाल देख लेते हैं। आहार नाल कितना हमने बताया, 10 से 12 मीटर लंबी एक नली होती है, जो कहाँ से कहाँ रहती है, बात करें मुख गुहा से स्टार्ट होकर, ठीक है, कहाँ पर, मलाशय पर समाप्त होती है। और मलाशय की ओपनिंग क्या कहलाती है, मलद्वार, ठीक है, मलद्वार कहलाता है। अब हम देख लेते हैं स्टार्टिंग, अगर मुख गुहा की बात करें तो ये हमारी क्या है, ये हमारा मुख है, ये हमारी नाक है, नाक से कोई मतलब नहीं है, ये मुंह है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी मुंह है, तो मुख में क्या होगा, अभी आप समझने के लिए समझ लो, ये हमारा क्या है, मुंह है। अब ये मत सोचना कैसा मुंह बना दिया मैम ने, तो मुंह है हमारा, ये हमारी नाक है, ठीक है। तो मुंह जो है उसमें हमारी क्या होते हैं, ये हमारी है मुख गुहा, क्या है, मुख गुहा। तो मुख गुहा जो है बक्कल कैविटी, इसमें क्या उपस्थित होते हैं, इसमें 3 चीजें उपस्थित होती हैं। सबसे पहले तो आपके चमचमाते हुए मोती जैसे दांत, फिर एक जीभ और कुछ लिक्विड सा, ठीक है, पदार्थ रहता है जिसे हम लार या सलाइवा कहते हैं, और वो निकलता किससे है, हमारी ग्रंथियों से। तो हमारे मुख में क्या प्रेजेंट होता है, मुख में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां, क्या प्रेजेंट होते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां, ओके। अगर बात करें दांत की, तो दांत संख्या में कितने होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, 32। मैं अभी ये नहीं देख रही कि आपके कितने हैं, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, संख्या में कितने हो सकते हैं, 32 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे दांत, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है इनसाइजर, कौन सा है, इनसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, कृदक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इनसाइजर का बात करें, इनसाइजर कौन से होते हैं, हमारे काटने वाले, कौन से होते हैं, काटने वाले दांत। केनाइन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, फाड़ने वाले। मांसाहारी जीवों में ज्यादा स्पष्ट बड़े बड़े से नुकीले रहते हैं, केनाइन फाड़ने वाले। प्रीमोलर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, चबाने वाले, कौन से होते हैं, चबाने वाले, ठीक है, भोजन को पीसने वाले। मोलर जो होते हैं चबाने और पीसने का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे भोजन को हमारे मुख गुहा के नीचे, मतलब आहार नाल में पीछे की ओर धकेलने का भी काम करते हैं। तो ये हमारे दांतों के प्रकार है, 32 दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ओके। तो इंसाइजर जो है वो काटने वाले, केनाइन फाड़ने वाले, प्रीमोलर जो है चबाने वाले, ठीक है, एंड मोलर जो होते हैं वो जमा के पीसते तो है ही, साथ ही भोजन को पीछे धकेलने का भी काम करते हैं, ठीक है। अगर बात करें हमारे दांत, तो हमारे दांत जो है वो है कैसे, हमारे दांत जो है, ठीक है, वो किस प्रकार के होते हैं, अभी हम दांत ही देख रहे हैं। तो हमारे दांत जो है वो विषम दंती होते हैं, कैसे होते हैं, विषम दंती प्रकार के होते हैं, यानी हेट्रोडॉन, सभी अलग अलग है ना, देखो कुछ इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। इसके बाद बात करें, हमारे दांत जबड़ों में धसे होते हैं, कैसे होते हैं, जबड़ों में धसे होते हैं, जबड़ों में धसे होते हैं, इसको थीकोडोंट बोलते हैं।
हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डायफोडोंट। डायफोडोंट मतलब द्विबार दंती, भाई 2 बार निकलते हैं दांत, एक बार टूट जाते हैं, ठीक है, दूध के दांत बोलते हैं उनको। कैसे होते हैं हमारे दांत? विषम दंती जबड़ों में धसे हुए और द्विबार दंती प्रकार के होते हैं हमारे दांत। ओके, अगर बात करें हमारे दांत, ठीक है, तो हमारे दांतों में एक, आपने इनेमल के बारे में सुना होगा, सुना है इनेमल के बारे में? इनेमल क्या होता है? दांतों में सबसे ऊपर जो सफेद कलर का हमारा दिखता है ना, ऊपर हमारे जो मसूड़ों के ऊपर, ठीक है, तो अगर बात करें, ठीक है, तो ये मसूड़ों में धसे कर लो आप, मसूड़ों में धसे हुए, ठीक है। दांतों के ऊपर जो व्हाइट कलर का आपको पदार्थ दिखता है, ये इस तरीके से हमारा दांत है, और दांतों में ही आपको जो व्हाइट कलर का ऊपर चमकीला सा पदार्थ दिख रहा होगा, ये चमकता है बहुत हमारे दांत, ये क्या है? इनेमल। क्या है? ये इनेमल, ठीक है। और इसको बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो क्या कहलाती है? एमाइलोब्लास्ट कोशिकाएं। कौन सी? एमाइलोब्लास्ट कोशिकाएं कहलाती है हमारे दांत। अगर बात करें सबसे मजबूत भाग है, ठीक है। और बना किसका होता है ये इनेमल? कैल्शियम का और फॉस्फोरस या फॉस्फेट का बना होता है, याद रखें, ठीक है। मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है हमारा ये इनेमल। सबसे कठोर भाग है, ठीक है। इसके नीचे जो है पीला भाग होता है जिसे डेंटिन वगैरह कहते हैं, ठीक है। दांतों को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल बोलते हैं। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के डॉक्टर क्या कहलाते हैं? डेंटिस्ट कहलाते हैं, पता होगा सबको। अगर बात करें इंसाइजर दांत, तो इंसाइजर दांत संख्या में कितने होते हैं? ये देखो पूरा मैं बना रही हूँ आपका मुंह, ठीक, ये आपके ओठ, जो वीडियो देख रहा है जो उन सबके, ठीक है। अगर मैं इसको आधे अर्धांश में ऐसे तोड़ दूं और इस तरीके से तोड़ दूं, ठीक, तो मैं आपका थोड़ा सा दांतों का बत्ती सी बना रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी इस साइड की, इस साइड का आप इमेजिन कर लेना, ऐसे इधर होगा, ऐसे इधर होगा। तो सबसे पहले इंसाइजर देखते हैं। तो इंसाइजर कितने होते हैं? संख्या में 2 होते हैं। ये थोड़े चपटे चपटे से, संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में? 2। ये कौन है? हमारे इंसाइजर। ये 2 जो है वो इंसाइजर, ठीक है। केनाइन जो होते हैं वो कितने होते हैं? संख्या में 1। ये पॉइंटेड सा होता है, संख्या में 1। ये क्या है हमारा? केनाइन। देखो 1 है संख्या में। इंसाइजर कितने? 2। केनाइन कितना है? 1, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें प्रीमोलर, ये कितने होते हैं संख्या में? ये होते हैं संख्या में 2। कितने होते हैं? 2। प्रीमोलर ये संख्या में 2, ठीक है। इसके बाद मोलर जो है वो संख्या में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ये है मोलर, ठीक। तो इंसाइजर कितने संख्या में? मैं यहाँ लिख रही हूँ 2। केनाइन कितना है? 1। प्रीमोलर कितना है? 2। एंड मोलर कितना है? 3, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं, लिख देते हैं। ये कितने हैं? 2, ये 3, ठीक है। तो ये हमारा एक साइड का बना दिया है, ऐसे इधर होगा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर, ऐसे ही 8 इधर, 16। 16 ऊपर तो 16 नीचे, हो गए ना 32, ठीक है। तो अगर बात करें इंसाइजर क्या है? काटने वाले, केनाइन फाड़ने वाले संख्या में कितना होता है? एक साइड का बात करें तो 1, ठीक है। और टोटल अगर बात करें, मल्टीप्लाई कर दो सब में, कितने? 1 2 3 4, इस तरीके से होंगे ना, जैसे एक साइड का मैं बनाई, ऐसे इधर होगा, इधर इधर। तो इनमें सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आप कर दो, तो कितना आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पर आ रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। प्लस कर लो जरा, 4 8 8 और 12, कितने हो रहे हैं? 8 8 4 12, 12 और 8 20, 20, ठीक है। और ये 2 हो गए 32। तो कितने दांत हो गए? 32। प्लस करके देख लेना, 32 ही हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे दांत संख्या में 32 होते हैं। अगर बात करें बच्चों का, हमारा जो दंत सूत्र है, डेंटल फॉर्मूला, हमारा एक दंत सूत्र भी होता है, ठीक है। आपने मैथ में फॉर्मूले पढ़े होंगे, हमारे दांतों का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है दांतों का फॉर्मूला? 21 23 बटे 21 23 इंटू 2, ठीक है। ये देखो पहले जो 2 था, 1 था, 2 था और 3 था, ये लिया एक साइड का, ऐसे नीचे होगा, नीचे लिया, और इधर भी ऐसी का ऐसी, तो मल्टीप्लाई 2। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 21 23 अपॉन 21 23, ठीक है, इंटू 2। अगर बात करें बच्चों के, तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 21 02 अपॉन 21 02 इंटू 2, ठीक है। बच्चों का क्या होता है दंत सूत्र? बच्चों का जो होता है वो 21 02, ठीक है, 21 02 इंटू 2, ये बच्चों का होता है, ठीक है। बच्चों में ये इंसाइजर एक साइड में 2 होते हैं, केनाइन 2 होते हैं, प्रीमोलर एक भी नहीं होता छोटे बच्चों में, फिर मोलर, ठीक है। फिर उनके डबल से जब निकलते हैं तो 12 दांत जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ठीक है, और 20 दांत डबल से निकले रहते हैं, ओके।
तो ये हो गया हमारे दांत। कितने होते हैं संख्या में? चार, चार प्रकार के होते हैं। टोटल कितने होते हैं संख्या में? 32 होते हैं। विषम दंती मसूड़ों में दसे हुए, ठीक है, और द्विवार दंती होते हैं। हेटेरोडोंट, ट्रिगोडोंट, डाइकोडोंट प्रकार के होते हैं, ठीक। ये हमारे दांत हो गए। दांतों को बनाने वाली सेल जो होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल कहलाती है। दांतों का अध्ययन जो होता है उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दांत कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं दांतों को क्लीन कर रही हूँ। अब हम देखते हैं हमारा क्या, जीभ, ठीक है, जीभ। उसके बाद लार ग्रंथियां देखेंगे। तो जीभ जो है वो कैसी होती है? मांसपेशियों की बनी संरचना होती है। मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है। 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है जीभ, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर जीभ की बात करें, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी है। 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव कराती है जीभ जो है। उसमें अगर बात करें, स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। अग्रभाग से मीठा स्वाद, इसके पीछे नमकीन, ठीक है, इधर खट्टा और इधर कड़वे स्वाद का हमको हमारी जीवन अनुभव कराती है। इसके लिए क्या होता है, दांतों में उपस्थित होते हैं इस तरीके से पिरामिडनुमा स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं पेपिला। क्या बोलते हैं? टेस्ट पेपिला, ठीक है। और इन टेस्ट पेपिला और इन पेपिला में उपस्थित होती है टेस्ट बड, स्वाद कलिकाएं। क्या उपस्थित होती हैं? स्वाद कलिकाएं। और ये स्वाद कलिकाएं हमको क्या अनुभव कराती हैं? स्वाद का अनुभव कराती हैं। हमको पता चलता है कि कोई चीज कैसी है, ठीक है। बूढ़ों में ये डेवलप कम होती है, ठीक है, इसलिए उनको टेस्ट वेस्ट का ज्यादा अनुभव नहीं होता, याद रखना। अगर ये जो बात करें स्वाद कलिकाएं हैं, ठीक है, स्वाद कलिकाएं, तो ये कितने प्रकार के स्वाद का अनुभव कराती हैं? हमको 4 प्रकार के। और स्वाद कलिकाएं जो होती है वो 4 प्रकार की ही होती है। स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, पूछे जाते हैं। स्वाद कलिकाएं जो होती तो 4 प्रकार की है, लेकिन संख्या ओवरऑल अगर देखें 4 प्रकार की, तो टोटल मिला के कितने होते हैं? 2000 से लेके लगभग 8000, ठीक है। 8 से 10 तक हो सकती है, 2 से कम नहीं हो सकती। स्वाद कलिकाएं होती है, आयु के अनुसार इनकी संख्या अलग अलग होती जाती है, तो 2 से 8-10 हजार तक, ठीक है। 8000 आप मान सकते हैं औसत इनकी संख्या होती है। लेकिन प्रकार कितने होते हैं? प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिए। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, ठीक है। पहला क्या है? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेट एंड फोलिएट, ठीक है। तो जो प्रकार है इनके स्वाद कलिकाओं के वो तो 4 है, लेकिन होती कितनी है? 2000 से 8000। पहला प्रकार क्या है? फिलीफॉर्म। दूसरा है फंजीफॉर्म, ठीक है। कौन सा है? फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेट एंड फोलिएट। 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं हैं जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं, लेकिन होती टोटल मिला के 4 है। कितनी हो सकती है संख्या में? 2000 से 4000। प्रकार 4 है लेकिन संख्या उनकी इतनी हो सकती है, ठीक है। अगर बात करें हमारी जीभ, मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है, स्वाद का अनुभव कराती है, बोलने में सहायक होती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त हमारी जो जीभ है उसकी अगर बात करें तो फ्रेनुलम द्वारा हमारी मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। किसके द्वारा? फ्रेनुलम, ठीक है। फ्रेनुलम द्वारा हमारे मुख गुहा के आधार से कौन जुड़ी रहती है? जीभ जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीभ, सफिशिएंट है इतना। इसके बाद हम देखते हैं लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां जो है हमारे मुख गुहा में ही होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटेड सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि एंड सब मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल निचले इधर जबड़े लिए ना इधर साइड में, सब मैंडिबल लार ग्रंथि। इसमें से अगर बात करें तो इन सब जो लार ग्रंथियां हैं, तीनों लार ग्रंथियां, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? ये सबसे बड़ी होती है पैरोटेड सलाइवरी ग्लैंड। वहीं सबसे ज्यादा जो लार स्रावित होती है वो सब मैंडिबल के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा सबसे ज्यादा लार स्रावित होती है, याद रखना, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर या सब मैंडिबल भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा सबसे ज्यादा लार स्रावित होती है, ठीक। और एक दिन में कितना लार बनता है? इन लार ग्रंथि के द्वारा एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है, सलाइवा बनता है। हालांकि मुख में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता, ठीक है, तो मुख में ही रहता है। और इसका काम होता है, इसमें क्या होते हैं? सलाइवा जो होता है हमारे भोजन के माध्यम को लसलसा बनाता है,
ठीक है। अगर बात करें तो जब सलाइवा हमारे भोजन में मिल जाता है तो उस भोजन को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। ठीक है। हम जो भोजन मुख गुहा में करते हैं, मुख गुहा में हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली। ठीक है। दांत देख लिया, जीभ देख लिया, लार ग्रंथियां देख ली। दांतों से चबाते हैं, जीभ जो होती है अच्छी तरीके से मिलाने का काम करती है, बोलने बोलने का तो करती है। ठीक है। स्वाद का अनुभव कराती है। लार ग्रंथियां जो होती हैं सलाइवा निकालती हैं और उस लार में क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा लार में क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें होते हैं एंजाइम दो प्रकार के। एक होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। कौन सा? एमाइलेज, लार एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जिसे टॉयलिन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। ठीक है। लाइसोजाइम जो होता है वो भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया वगैरह मुख गुहा में हमारे जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हमारे मुख गुहा में जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है ये। और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो मुख गुहा में भोजन का पाचन कर देता है। किसका पाचन करता है? स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को किसमें? डाइसैकेराइड में बदल देता है, यानी कि माल्टोज में बदल देता है। जो हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की चीजें खाते हैं, तो वो पॉलीसैकेराइड को किस में बदल देता है? अगर बात करें तो माल्टोज। ठीक है। माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो प्रश्न आता है, पाचन की क्रियाविधि मुख गुहा से शुरू हो जाती है और मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, बाकी प्रोटीन वसा किसी का नहीं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद अगर हम देखें तो अगली संरचना जो है हमारे आहार नाल से की संबंधित वो है मुख गुहा। और ये नासिका हमारी जो रहती है ना, यहाँ से एक, ठीक है, नासा जो छिद्र है यहाँ से नेजल चैम्बर वगैरह होते हैं और ये हमारे मुख का है। ये जो है वो एक कॉमन पाथ में खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। और ग्रसनी जो है इसके पीछे की साइड से दो अगर बात करें मार्ग गुजर रहे होते हैं। एक होता है हमारा भोजन नली का, एक होता है वायुनाली। ठीक है। ट्रेकिया और एक होता है बेन पाइप। तो हम ट्रेकिया वाला नहीं पढ़ रहे हैं, ये ट्रेकिया की हमने रिंग बना दी। हम क्या देखेंगे? ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है पत्ती नुमा, ठीक है, ढक्कन टाइप का। ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस जो होता है, ठीक है, ढक्कन नुमा एक स्ट्रक्चर है पत्ती जैसा। और इसका काम क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारी विंड पाइप है इसको ये ऐसे ढके रहता है। ठीक है। इस दरवाजे को दो पाइप गुजर रही है, आप खाने को तो नहीं पता ना किधर जाना है, इसमें जाना है कि इसमें जाना है, तो कभी कभी वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है, वायुनाली जो ट्रेकिया है उसमें चला जाता है। ठीक है। और हमको हिचकी आता है और हम ऐसे ऐसे करते हैं और सोचते हैं कोई हमको याद कर रहा है। ठीक है। लेकिन हमको कोई याद नहीं कर रहा होता है। ठीक है। और काफी कुछ समय बाद क्या होता है, पानी वानी पी लेते हैं, हम सबके नाम हम गिन लेते हैं, जे याद कर रहा, वो याद कर रहा। ठीक है। फिर भी हिचकी बंद नहीं होती। कुछ समय बाद जो सबसे लास्ट वाला नाम कर रहे होते हैं तब तक ये जो कट फंसा हुआ है ये ऊपर आता है, हवा नीचे से धक्का देती है और वो हट जाता है। ठीक है। तो हमको हिचकी बंद हो जाती है और हम सोचते हैं अरे ये बंदा हमको याद कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो याद कर रहा होता है वो हिचकी से थोड़ी ना उसका कुछ उससे कनेक्शन है, वो तो वैसे ही याद कर रहा होगा आपको। चलो इधर देख लेते हैं, आप जाना मत खो जाओ। तो क्या हमने मुख गुहा जो है उसमें भोजन करा, दांतों से चबाया, सलाइवा मिली, ठीक है, लार ग्रंथियां मिली, भोजन जो है उसका पाचन स्टार्ट हो गया और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। और कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल गया? माल्टोज में। कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, 30% हो जाता है। याद रखना कितने प्रतिशत? 30%। जो हमने कार्बोहाइड्रेट करा उसका 30% पाचन मुख गुहा में हो जाता है। फिर वो फेरिंग से होता हुआ कहाँ आता है हमारे? ये जो है हमारी फूड पाइप है। क्या है ये? फूड पाइप। थोड़ा अच्छा मोटा सा बना देती हूँ, बहुत पतला बना दिया, कुपोषित लग रहा है। फूड पाइप में, फूड पाइप जो है, ठीक है, इसमें आ जाता है। इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको? ईसोफेगस बोलते हैं। इसको हम ग्रसिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं। ये विंड पाइप है, फूड पाइप है, ग्रसिका, इसमें भोजन आ जाता है। और सलाइवा मिश्रित जो भोजन है, ये मुंह से होते हुए सलाइवा मिश्रित भोजन आया और इसमें चला जाता है। उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा मिश्रित भोजन होता है, इसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। लार मिश्रित भोजन भोजन बोलस कहलाता है। ये बोलस जो है वो ईसोफेगस में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? देखो आप लोगों के पेपर हो ना, यही पूरा देख लेना वीडियो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर वगैरह भी कर देना। तो देखो ईसोफेगस में आता है भोजन, ठीक है, क्या आता है? बोलस आता है। ईसोफेगस में क्या होता है? कोई पाचन नहीं होता। तो ईसोफेगस में क्या होता है? क्रमानुकुंचन गतियां होती है। ईसोफेगस जो है अगर हम देखें हमारा ईसोफेगस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका
भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रशिका भी बोलते हैं। और इसमें भोजन का क्या नहीं होता? इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? पाचन नहीं होता। इसमें होती है क्रमानुकुंचन गतियां होती है। क्या होती है? क्रमानुकुंचन गतियां होती हैं। और भोजन धीरे 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 नीचे आता है, जैसे सिकुड़ना फैलना, इस तरीके से मांसपेशियां क्रमानुकुंचन गतियां होती हैं। म्यूकोसिकस मिल जाता है, भोजन और लसलसा हो जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आता है और नीचे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? थोड़ा इस तरीके से जग टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। यहाँ तक कि स्टमक बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आमाशय, जेनेटिक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। ये हमारा क्या है? आमाशय है। और आमाशय को स्टमक कहते हैं। ये 4 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक एंड बॉडी, ठीक है। कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक और बॉडी, 4 भाग में बटा होता है। बॉडी सबसे बड़ा भाग होता है। अगर बात करें आमाशय के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसमें दीवार प्रेजेंट होती है, मतलब लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। हमारी जो आहार नाल है ना पूरा, इसमें अगर बात करें 4 लेयर होती है, सीरोसा, मस्कुलरिस, ठीक है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा लेयर और सब म्यूकोसा लेयर होती है, ठीक है, उनसे कुछ पदार्थ, ग्रंथियां वगैरह प्रेजेंट होती है। तो अभी पढ़ लेंगे, एक एक करके सब आएगा। तो आमाशय जो है कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। और आमाशय से क्या निकलता है? आमाशय से निकलता है मुख्यतः, इधर देख लेते हैं, उधर जगह नहीं है। आमाशय जो है 4 भागों में बटा होता है। इससे निकलता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक रस निकलता है, ठीक है। क्यों निकलता है? क्योंकि आमाशय में उपस्थित होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्रंथियां। और इन ग्रंथियों से निकलता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें क्या क्या समाहित होता है? उसमें होता है HCl, ठीक है, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, ठीक है, रेनिन बच्चों में होता है, दूध को पचाता है। दूध की प्रोटीन जो होती है ना, केशिन, उसको पचा देता है पैराकेसिनेट में, ठीक है, पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। दूध की प्रोटीन केशिन को पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन जो होता है, ठीक है, ये शुरुआत में होता है। पेप्सिन मतलब अगर बात करें प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अक्रिय फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? अक्रिय फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है? HCl इसको क्या कर देता है? सक्रिय करता है। और ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। HCl जो होता है इसका काम क्या होता है? एक तो पेप्सिन को सक्रिय करना, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है इसका? जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह है उनको नष्ट करना, ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करना? केवल नष्ट करना। और भोजन के माध्यम को क्या करना? एसिडिक, अम्लीय बनाना, ठीक है। अगर बात करें इसका pH, HCl का pH कितना होता है? तो इसका pH जो है 1.8 होता है। कितना होता है? 1.8 होता है pH। याद रखना, इसका pH कितना होता है? 1.8 होता है, ठीक है। ये HCl है। इसके अलावा हमारा जो आमाशय है उससे एक चीज और निकलती है जिसको बोलते हैं हम नेज फैक्टर। क्या बोलते हैं? नेज फैक्टर, ठीक है, ये और निकलता है। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा, नेज फैक्टर निकलता है। और नेज फैक्टर का काम क्या होता है? विटामिन B12 के अवशोषण में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? विटामिन B12 के अवशोषण में हेल्प करता है। तो हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आमाशय में होती हैं। इनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और इसमें क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, ये प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। HCl पाचन नहीं करता लेकिन भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, बैक्टीरिया को मारता है। अक्रिय जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है उसको सक्रिय करता है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त ये जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो भोजन का माध्यम अम्लीय होता है। और इन सबके अतिरिक्त एक नेज फैक्टर, ये भी हमारे आमाशय में निकलता है, गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है। और इसका काम जो होता है विटामिन B12 का क्या करना होता है? अवशोषण करना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नेज फैक्टर, याद रख लेना, ठीक। किसी बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को नेज फैक्टर, जो आप लोग पढ़ते हो गाइड टाइप की जो भी रहती है। तो हमने देख लिया क्या? मुख देख लिया, मुख गुहा देख ली, बोलस हो गया हमारा, ईसोफेगस हो गया, आमाशय हो गया। अब क्या होता है? आमाशय जो है ना, इसमें अगर बात करें तो कितने प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की सेल होती हैं। एक होती है जिसको बोलते हैं गोबलेट सेल। कौन सी सेल? गोबलेट सेल। और ये निकालती है म्यूकस। क्या निकालती है? म्यूकस, ठीक है। म्यूकस स्रावित करने वाली सेल भी बोल सकते हैं हिंदी में। गोबलेट सेल म्यूकस निकालती है। इसके बाद बात करें, एक होती है चीफ, ये मुख्य कोशिका, ठीक है।
और एक होती है हमारी, ठीक है, चीफ कोशिका, मुख्य कोशिका, जो क्या निकालती है, ये हमारा निकालती है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन का, ठीक है, उसका स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है अगर बात करें तो एक होती है हमारी गॉबलेट सेल, और गॉबलेट सेल जो है वो मुख्यतः किसका स्त्रावण करती है, म्यूकस का स्त्रावण करती है, ठीक है। और ये इसका म्यूकस का जो काम होता है वो क्या है, जो HCl निकलेगा, ठीक है, हमने पढ़ा था ना HCl आमाशय में पाया जाता है। HCl के कारण हमारे जो आमाशय की जो दीवार है, ठीक है, उनको अगर बात करें उनमें घाव वाव हो सकते हैं, ज्यादा HCl निकलता है, तो ये म्यूकस जो होता है वो HCl से रक्षा करता है, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो हमारे गॉबलेट सेल से म्यूकस निकल रहा है, एंड मुख्य कोशिका जिसको हम चीफ सेल भी बोलते हैं, मुख्य कोशिका, ठीक है, चीफ सेल या जाइमोजन सेल बोलते हैं, इससे क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है। क्या निकलता है, इससे पेप्सिन निकलता है। एंड एक अतिरिक्त प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको बोलते हैं पैराइटल सेल। क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल बोलते हैं। और पैराइटल, ठीक है, इनका दूसरा नाम भी लिख लो, इनको बोलते हैं जाइमोजन सेल, चीफ या जाइमोजन सेल। एक होता है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, और ये पैराइटल सेल, इनको बोलते हैं पैराइटल सेल। इसके द्वारा क्या निकलता है, HCl वगैरह निकलता है। क्या निकलता है, HCl निकलता है, याद रखना। और ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल से क्या निकलता है, HCl निकलता है। और HCl के साथ साथ एक अन्य चीज जो मैंने बताई थी आपको, नेच फैक्टर भी निकलता है। क्या निकलता है, नेच फैक्टर निकलता है। और इसका काम क्या होता है, विटामिन B12 के अब्सॉर्प्शन में ये मेनली हेल्प करता है, ठीक है। HCl जो होता है वो पेप्सिन जो होता है, ठीक है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, पहले इस फॉर्म में नहीं होता, तो इसको क्या करता है, ये सक्रिय करता है। प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम है, ठीक है, प्रो एंजाइम के रूप में होता है। अगर बात करें तो पेप्सिनोजन के रूप में होता है, और इसको ये सक्रिय करके, ठीक है, पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आमाशय, ठीक। अब देखो अगर बात करें, आमाशय हो गया हमारा। आमाशय के बाद हमारा जब आमाशय में जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो है भोजन में मिल जाते हैं, तो ऐसे भोजन को हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अभी तक हमने बोलस बोला था, और यहाँ पर जब हमारे भोजन में गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा तो ऐसे भोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक सी लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी आंत का भाग होता है, जिसको बोलते हैं हम ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम बोलते हैं, ठीक है। और ये आगे जो है छोटी आंत का ही भाग है, जिसको हम बोलते हैं जेजुनम। और छोटी आंत का अंतिम भाग, ठीक है, इलियम। तो छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडिनम, जेजुनम, लास्ट भाग जो है इसे बोलते हैं हम इलियम, ठीक है। अब हम देखते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है वो 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडिनम, जेजुनम, एंड लास्ट में देखते हैं वो पार्ट क्या है, इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ही अगर बात करें तो 2 चीजें आकर मिलती हैं। एक तो होता है हमारा बाइल जूस, और एक होता है पैंक्रिएटिक, ठीक है, जूस या पैंक्रिएटिक रस। तो देख लेते हैं, इनमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर होता है हमारा पेंक्रियास, अग्नाशय, अग्नाशय से, ठीक है, पैंक्रिएटिक जूस आता है। और इधर हमारा लिवर स्थित होता है, ठीक है। तो लिवर से क्या आता है, लिवर से आता है बाइल जूस, ठीक है, और इसमें ओपनिंग हो जाती है। लिवर से जो बाइल जूस बनता है वो एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जितना आवश्यकता इधर हमको, ठीक है, हमको मिलता रहता है इधर। तो याद रखना, पित्ताशय का काम जो है पित्तरस बनाना नहीं है, स्टोर होता रहता है, बनता लिवर में। अगर हम देखें, यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे मिला दिया, लेकिन होता यूं है, ये हमारा क्या है, लिवर है, ठीक है। लिवर से क्या आ रहा है, ये बात करें तो पित्तरस, वो सॉरी पित्तरस आ रहा है, और ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और इधर से हमारा क्या है, ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से डक्ट निकल रही होती है। लिवर जो होता है बाइलोबिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट एंड राइट 2 लोब में बटा होता है, ठीक है, हमारा लिवर। और ठीक है, कितने लोब में बटा होता है, 2 लोब में बटा होता है। एंड लिवर से आने वाली डक्ट, एंड लास्ट में इधर पेंक्रियाज से आने वाली डक्ट, ये दोनों मिल जाती है, ये कॉमन जो मिलकर ये कहाँ खुलती है, ये हमारा जो सी के आकार का संरचना थी ना, इसमें ओपन हो जाती है। यहाँ मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये इसमें यहाँ पर ओपन, दोनों मिलके ऐसे होती हैं। लिवर को बनाने वाली सेल जो होती है उन्हें हेपेटिक सेल कहते हैं। और इसमें अगर बात करें तो संयोजी ऊतक का बना हुआ एक कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कि हम ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो लिवर को बनाने वाली सेल जो होती है वो हेपेटिक सेल कहलाती है। इसकी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। अगर बात करें ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है, ग्लिसन कैप्सूल, ये क्या होते हैं, संयोजी ऊतक के बना होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिवर में होते हैं,
ठीक है। लिवर से मेनली क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। और बाइल जूस में क्या क्या होता है, बाइल जूस में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, पिगमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब किस में होता है, लिवर में होता है, याद रखना। ठीक है। इसके अतिरिक्त तो थोड़ी सी मात्रा में लिवर में ये सब होता है। ठीक है। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन वगैरह पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पीलिया में पढ़ा होगा, अभी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है। तो ये पिगमेंट वगैरह होते हैं, और जब लिवर ढंग से काम नहीं कर पाता तो हमारे ब्लड में ये रहते हैं। ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होता है, हमारे कहाँ पर होता है, हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है। ओके। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जो बाइल जूस है, इसका काम जो है वो क्या होता है, ये लाइपेज जो है, अभी हम पढ़ेंगे लाइपेज। ठीक है। तो लाइपेज को क्या करेगा, ये लाइपेज को सक्रिय करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। और जो बाइल जूस है उसका काम क्या होता है, बाइल जूस जो है वो हमारे भोजन को पाचन नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई एंजाइम नहीं होते, पाचक एंजाइम नहीं होते बाइल जूस में, याद रखना। ठीक है। लिवर से जो निकल रहा है तो उसमें वो क्या करता है, हमारे फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है। इमल्सिफाइड कर देता है, पाइसीकरण की क्रिया करता है, और जो फैट है फिर वो क्या कहलाता है, वो उसमें अगर मिसेल का निर्माण कर लेता है वो। ठीक है। और वो उसका और एक काम क्या होता है, लाइपेज को, ठीक है, लाइपेज एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको सक्रिय करना। पढ़ेंगे तो ये हमारा जो है बाइल जूस कहाँ मिलता है, सी के नुमा स्ट्रक्चर है ये, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। में छोटी आंत का ही भाग होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये वाला भाग जो है छोटी आंत का ड्यूडेनम, फिर ये जेजुनम एंड लास्ट इलियम कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर मैं बड़ी आंत बना रही हूँ, ये बड़ी आंत बन रही है। ठीक। तो जो इलियम वाला भाग है ये हमारे बड़ी आंत में ओपन होता है। कहाँ पर ओपन होता है, बड़ी आंत में, इधर ओपन होता है। और जहाँ ओपन होता है, ठीक है, उस भाग को बड़ी आंत जो है, ठीक है, बड़ी आंत में ओपन होता है। बड़ी आंत जो है, ठीक है, हमारी वो कितने में भाग में बटी होती है, 3 भाग में बटी होती है। एक होता है सीकम, एक होता है कॉलॉन, एक होता है रेक्टम। ठीक है। बड़ी आंत बना लेते हैं। ठीक है। तो जो बड़ी आंत होती है हमारी वो कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो ये क्या है, सीकम है, सीकम और इलियम मिलते हैं, वहां पर एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये दिख रहा है, ये क्या है, अपेंडिक्स है। ठीक है। ये हमारे पूर्वजों में कहीं कभी अगर बात करें पूर्वजों में, तो उनमें बॉडी में जो थी वो अवशेषी नहीं थी। ठीक है। इसका काम था उनकी बॉडी में, लेकिन हमारे शरीर में क्या है, अनुपयोगी है, अवशेषी रूप में है। ठीक है। कभी कभी बड़े आती है तो बहुत दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि यार इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन इलाज है, निकलवा दो इसको। काट के निकाल देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन अगर बॉडी में रहे और बढ़ जाती है तो बहुत दर्द होता है, नुकसानदायक होता है, फट भी आती है तो, ठीक है, मृत्यु तो हो सकती है। अगर बात करें छोटी आंत जो है 3 भागों की, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और जो इलियम है, ठीक है, छोटी आंत में हमारे भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। छोटी आंत में अगर बात करें तो बाइल जूस आकर मिलता है। ठीक है। सी वाले पार्ट में ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं, पेंक्रेटिक जूस आकर मिलता है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन क्या होता है इसमें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, ये सब होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, लाइपेज को एक्टिव करता है। एंड पेंक्रियाज जो है, ठीक है, पेंक्रियाज में कई प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पढ़ेंगे अभी। तो ये एंजाइम जो होते हैं शुरू में क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। याद रखना, शुरू में तो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, ठीक है, पेंक्रियाज से एंजाइम, लेकिन बाद में एक्टिव हो जाते हैं। जिसमें से अगर बात करें तो जो बाइल जूस है वो लाइपेज को क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में लाने में हेल्प करता है। तो बाइल जूस का एक काम क्या होता है, लाइपेज, जो एक्टिव लाइपेज है उसको एक्टिव करना। ठीक है। तो हम देख लेते हैं पेंक्रियाज जो है, तो पेंक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम निकल रहे हैं वो देखने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि फिर मैं क्लीन करूंगी, फिर पेंक्रियाज के एंजाइम देख लेते हैं। ठीक है। तो बढ़िया 3 भागों में, सीकम, कोलन, रेक्टम में बटा होता है। सीकम जो है वो छोटी आंत का अंतिम भाग, इलियम, इससे यहाँ पर जुड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है, सीकम में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सीकम में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो सीकम है ना, सीकम, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं विटामिन के, ठीक है, और B12 इसके निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। याद रखना, विटामिन के, B12 के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। एंड ठीक है। तो हमारी जो बड़ी आंत है उसका प्रारंभिक भाग सीकम कहलाता है, एंड दूसरा भाग जो होता है उसे कोलन कहते हैं। कोलन, ये वाला पूरा जो भाग दिख रहा है ये क्या है, कोलन है, कोलन। ठीक है। और कोलन के बाद जो अंतिम भाग होता है वो रेक्टम कहलाता है। ये रहा रेक्टम, इसकी ओपनिंग क्या कहलाती है, मलद्वार। ठीक है। मलद्वार कहलाती है। रेक्टम को हिंदी में मलाशय बोलते हैं, मलद्वार कहलाती है यहाँ से। ठीक है। अपचित मल जो है वो मल के रूप में, अपचित भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है।
तो जो कोलन वाला है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा, ये तो सीकम है यहाँ पर अपेंडिक्स है, एंड सीकम के बाद ये क्या है, पूरा कोलन है। तो कोलन जो है 4 भागों में बटा होता है। एक होता है असेंडिंग, फिर होता है ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, एंड ये सिग्मोइड। ठीक है, आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा, अवरोही भुजा और सिग्मोइड भुजा, 4 भागों में कोलन बटा होता है। कौन कौन सा? आरोही भुजा, आरोही भुजा, ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ बोल सकते हैं इसको, ट्रांसवर्स भुजा, फिर अवरोही भुजा और सिग्मोइड भुजा, ये 4 भागों में। ये कौन सी हमारी? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, ठीक है, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, 4 भागों में बटा होता है हमारा क्या? कोलन। एंड अंतिम भाग रेक्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, तो क्या होता है, बड़ी आंत में सिर्फ भोजन का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? बड़ी आंत जो है इसमें औषधियों का, ठीक है, जो हम दवाइयां खाते हैं उनका अवशोषण हो जाता है, पानी का अवशोषण होता है, मिनरल का अवशोषण होता है, याद रखना। ठीक है, तो किसका अवशोषण होता है बड़ी आंत से? औषधियों का, पानी का, ठीक है, जल का अवशोषण मेनली पानी का, और दवाइयों का अवशोषण मिनरल्स का होता है, लेकिन कोई पाचन नहीं होता। ठीक, याद रखना। अगर हम बात करें, यहाँ तक हमने देख लिया था, इसका फंक्शन देख लिया था। अब हमारा बचा था पेंक्रियाज। तो जो पेंक्रियाज है उससे कई सारे एंजाइम निकलते हैं, जो शुरू में क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं और किसमें? पेंक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्रिप्सिन है मेनली किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन जो है ये मुख्यतः पाचन करता है प्रोटीन का। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ठीक है, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का, एंड लाइपेज जो है फैट का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसका पाचन जो है वो कौन करता है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज एंजाइम करते हैं। और ये मेनली इसमें से निकल के और आते कहाँ पर है? अगर बात करें, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में, इसमें जो ड्यूडेनम है उसमें आ जाते हैं, और उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको मिलते कहाँ है? ड्यूडेनम में मिलते हैं, छोटी आंत में, और ये भोजन का पाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो छोटी आंत है, छोटी आंत की जो दीवार होती है, आंतरिक दीवार, जिसको बोलते हैं हम म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर बोलते हैं? म्यूकोसा। ये जो छोटी आंत है ना, ये थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया, तो छोटी आंत की अगर बात करें, छोटी आंत में तो आंतरिक लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा जो लेयर होती है, ठीक है, उसमें कुछ उंगलीनुमा इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अंकुर। क्या बोलते हैं? अंकुर, यानी विलाय बोलते हैं। और इन पर इस तरीके से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? जब इन पर लगा होता है तो इनको बोलते हैं सूक्ष्म अंकुर। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अंकुर, माइक्रोविलाय। और ये क्या काम करते हैं? ये पचित भोजन का अवशोषण में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? अवशोषण में हेल्प करते हैं, अवशोषण के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसमें, ठीक है, अगर बात करें तो लसिका वाहिनियां भी प्रेजेंट होती है, जिसको लैक्ट सेल बोलते हैं। लसिका वाहिनियां इसमें रहती प्रेजेंट है, और ये लसिका वाहिनी जो है वो क्या करती है? जो फैट है ना, तो फैट का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन जो है, जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह है, उसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता। बाकी भोजन जो है वो डायरेक्ट ब्लड में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, और फैट का नहीं होता। तो फैट का क्या होता है? जो लसिका वाहिनी होती है, क्या होती है हमारी? लसिका वाहिनी होती है। ठीक है, ये हमारे छोटी आंत में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो लसिका वाहिनी जो है वो क्या काम करती है? वो इनको फैट को, ठीक है, ले लेती है, और उसके बाद ये उसको ब्लड में छोड़ देती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे पाचन की जो क्रियाविधि पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत में मल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया वगैरह उसको मल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रकार वो मलाशय में एकत्रित होकर मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो पाचन की क्रिया है, अगर बात करें, इस पर हमारा न्यूरल कंट्रोल तो होता ही है, यानी नर्वस सिस्टम न्यूरल कंट्रोल होता है, साथ ही साथ हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। कैसे होता है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाचन में एंजाइम जो वगैरह थे, कुछ हार्मोन वगैरह थे, ये तो काम करते ही करते हैं। ठीक है, एंजाइम को सक्रिय करने में कुछ हार्मोन की भी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो हमारे मुख में जब भोजन को देख के सलाइवा अपने आप सीक्रेट होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा, आप लोगों ने प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ा होगा ना, न्यूरल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये उसका भी एक भाग है। तो हमारा जो पाचन है उसमें अगर बात करें तो न्यूरल इसमें एंड जो हार्मोनल, दोनों प्रकार का इसमें कंट्रोल होता है पाचन में। पाचन एक यांत्रिक है, रासायनिक क्रिया है। पाचन संबंधी, जब हमारे भोजन में पाचन तंत्र से संबंधित अंग ढंग से काम नहीं कर पाते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे कभी अपच हो जाता है, उल्टी हो जाती है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, और पीलिया हो जाता है, तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगर बात करें कुछ जो रोग है वो विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस के संक्रमण के कारण भी होते हैं, कोई दोष भोजन के कारण भी होते हैं, संक्रामक भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होंगे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ।
ठीक है। तो इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण रोग है जिसको हम बोलते हैं पीलिया। तो पीलिया जो है उसमें क्या हमारा जो लिवर है वो डैमेज हो जाता है। जब लिवर डैमेज हो जाता है तो जो पिगमेंट है हमारी, जब आरबीसी नष्ट होती है तो आरबीसी नष्ट होने के बाद जो पिगमेंट बनते हैं तो उन पिगमेंट को वो क्या करते हैं, लिवर जो सेल होती है, लिवर जब डैमेज हो जाता है नष्ट, ठीक है, खराब हो जाता है, कार्य ढंग से नहीं कर पाता, तो उनको वो पिगमेंट को, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इसके कारण वो ब्लड में घूमते रहते हैं। ब्लड से द्वारा वो हमारे विभिन्न सिस्टम तक पहुंचते हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू पहुंचते हैं, यूरिन में ही पहुंचते हैं क्योंकि यूरिन में भी ब्लड ही अगर देखें उसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, किडनी में नेफ्रॉन के थ्रू। एंड लास्ट में क्या होता है, यूरिन जो है वो, मूत्र जो है वो पीला आता है, आंखें जो है हमारा कलर आंखों का पीला दिखाई देता है, नाखून पीले दिखाई देते हैं, हम पीले दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जॉइंटिस या पीलिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, सही भोजन न मिलने से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जिन्हें कि हम प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण संबंधित रोग बोलते हैं, जैसे कि क्वासी-ओरकर है। क्वासी-ओरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। वहीं मरासमस रोग जो है वो 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों में पाया जाता है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। वहीं जो क्वासी-ओरकर है वो 1 साल से अधिक के उम्र के बच्चों में पाया जाता है, जो मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसके अतिरिक्त जो वॉमिटिंग है, आप उनके बारे में जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्लीट हो गया पाचन तंत्र, मानव शरीर संरचना में। इसके बाद अभी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए और थोड़ा मैं भी थोड़ा चाय वाय कॉफी पी लूँ, थक गई हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए 2 आपके मानव शरीर संरचना के 2 और लेक्चर आएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और लाइक जरूर कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।